दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। जब बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़ी युवती ने उसकी बातें सुनी तो उसका चेहरा भी सदमे से भर गया। परदादाजी वास्तव में उस युवक की प्रशंसा कर रहे थे जिसने उन्हें बचाया था। यह पहली बार था जब उसने अपने परदादा को किसी की इस तरह प्रशंसा करते सुना। उसने जिज्ञासा भरी आंखों से ध्रुव की ओर देखा। मिस्टर चीफ ऑफ स्टाफ, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। मेरी ताकत आपके सामने वाकई नगण्य है, ध्रुव ने हाँफते हुए जवाब दिया। उसने अभी तक सांस नहीं ली थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अब तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी उम्र में से कुछ अंक कम कर दोगे तो भी मैं तुमसे बड़ा ही रहूंगा। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा वाकई युवा पीढ़ी में नंबर 1 मानी जा सकती है। श्रीमान चीफ ऑफ स्टाफ, आप बहुत ही मजेदार हैं। मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता। जैसा कि कहावत है, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो मुझसे बेहतर होंगे। यह संभव है कि इस दुनिया में कहीं कोई ऐसा हो जो मुझसे आगे निकल जाए। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। आप वाकई बहुत अच्छे उत्तराधिकारी हैं। अपने इस दिल के साथ आप भविष्य में असीम उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। अब मुझे मिस्टर चीफ ऑफ स्टाफ मत कहो। मेरा नाम मेसन स्टेफनी है। आप मुझे ओल्ड मास्टर स्टेफनी कह सकते हैं। जरूर, ओल्ड मास्टर स्टेफनी, ध्रुव ने आदरपूर्वक कहा। ध्रुव, मैंने तुम्हारे और चेजेस परिवार के साथ तुम्हारे झगड़े के बारे में सुना है। अगर तुम चेजेस परिवार को नष्ट करने से पहले डार्क केप को खत्म करने और जस्टिन से छुटकारा पाने के बारे में सोच सकते हो तो यह दिखाता है कि तुम समझ सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। बड़ी तस्वीर, और आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इंपल्सिव होने पर किसी और चीज की परवाह नहीं करते। यह अच्छी बात है। बधाई के लिए धन्यवाद ओल्ड मास्टर स्टेफनी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम डार्क केप पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी पहचान अभी तक उजागर नहीं की जा सकती। इसलिए मैं तुम्हें अभी वह गौरव नहीं दे सकता जो तुम्हारा हक है। हालांकि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बूढ़े आदमी के आगे बोलने का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि वह महान बूढ़ा आदमी उसे क्या गिफ्ट देगा। इतने बड़े शख्स से मिला गिफ्ट इतना बुरा नहीं होना चाहिए। हालांकि उसे किसी चीज की कमी नहीं दिखी, है ना? उसके पास केवल बहुत सारा पैसा खर्च करने का मौका नहीं था। यह सबसे अच्छा होगा अगर उसे एक बार में कुछ ट्रिलियन खर्च करने का मौका मिले और किसी भी शक को जन्म न दे। तभी मैसन ने पुकारा, जूलिया, मैं यहां हूं परदादाजी। मैसन के पीछे खड़ी युवती ने उत्तर दिया। मैसन ने कहा, आज से आप अस्थायी रूप से ध्रुव के साथ रहेंगे। हां परदादाजी, जूलिया ने उत्तर दिया। हम? क्या हो रहा है? ध्रुव कंफ्यूज्ड था। क्या यह वही गिफ्ट था जो बूढ़ा आदमी उसे देने की योजना बना रहा था? क्या यह एक गिफ्ट था या बोझ? ध्रुव को महसूस हो रहा था कि जूलिया एक सिंपल व्यक्ति थी। वह यह क्यों चाहेगा कि यह महिला मेरा पीछा करे, मुझ पर नजर रखने के लिए? इम्पॉसिबल। तो क्यों? ध्रुव समझ नहीं सका। मुझे पता है कि अब आप कंफ्यूज्ड हो। ध्रुव, आपको क्या लगता है कि किसी देश या पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैसन ने पूछा। प्रतिभा, ध्रुव ने अनश्योर होकर कहा। यह सही है, यह प्रतिभा है। जूलिया एक प्रतिभा है जिसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं। याद रखो, मैं उसे सिर्फ तुम्हें उधार दे रहा हूं। ध्रुव ने पूछा, वह मेरी किस प्रकार मदद कर सकती है? वह डार्क केप को एक ऐसी जगह में बदलने में आपकी मदद कर सकती है जो दुनिया के रेडार से गायब हो जाएगी। ध्रुव ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, पहले मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। कृपया ओल्ड मास्टर स्टेफनी, जूलिया के परदादा के रूप में मैं आपको उसे आखिरी बार बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सोमरलैंड में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में मुझे उसे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना है। वह न केवल मेरी परपोती है, बल्कि वह एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रतिभा भी है जिसे सोमरलैंड खो नहीं सकता। इसीलिए फाल्कोनिया ने जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाया और स्थिति का फायदा उठाकर जूलिया का अपहरण कर लिया। अगर उसे कुछ हो गया
तो सोमरलैंड को भारी नुकसान होगा। जब ध्रुव ने मैसन की बात सुनी तो उसने अपने पीछे खड़ी जूलिया की ओर देखा। वह अभी भी उलझन में था। एक सामान्य व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंट दर्जा क्यों मिला होगा? क्या वह किसी हाई लेवल इंडस्ट्री में रिसर्चर थी? मैसन ने पूछा। इस समय दुनिया भर के देश और ताकतें एक टॉपिक पर स्टडी कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि वह टॉपिक क्या है? मुझे नहीं लगता, ध्रुव ने ऑनेस्टली जवाब दिया। चुंबकीय क्षेत्र? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि 100 साल से भी ज्यादा पहले धरती का मैग्नेटिक फील्ड केवल नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ही दिखाई देता था और बाकी जगहों पर इसे रेयरली देखा जाता था। अगर यह मौजूद भी होता तो बहुत वीक होता। और अब 100 से ज्यादा सालों के बाद मैग्नेटिक फील्ड ने धरती के 70% से ज्यादा हिस्से को कवर कर लिया है, स्पेशली समुद्र की गहराई और रेयर ओल्ड फॉरेस्ट्स में। न सिर्फ इसका एरिया बढ़ा है बल्कि इसकी स्ट्रेंथ में भी काफी बदलाव आया है। मुझे लगता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को भी जानते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज को प्रभावित करेगा, रेडियो में रुकावट पैदा करेगा और राडार को काम करने से रोकेगा, जिससे प्लेन्स और मिसाइल्स अपनी डायरेक्शन खो देंगे। मैं समझ गया। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, आप यह कहना चाह रहे हैं कि आपकी परपोती मिस जूलिया एक रिसर्चर है जो मैग्नेटिक फील्ड्स का स्टडी करती है और वह डार्क केप को रेडार से अनडिटेक्टेबल बनाने में मेरी मदद कर सकती है? ध्रुव ने पूछा। क्या यही वह काम नहीं था जो उसने किलर और बाकी लोगों से करने को कहा था? मैग्नेटिक फील्ड्स के एप्लीकेशंस का स्टडी करने के लिए हाई लेवल साइंटिफिक रिसर्चर्स को रिक्रूट करें ताकि वे डार्क केप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना सकें और उसे कभी भी छुपा सकें। इस तरह जब डार्क केप पर हमला होता तो कम से कम यह रेडार से लॉक होने से बच सकता था, ताकि इस पर बड़े पैमाने पर लॉन्ग रेंज वेपन्स से हमला न हो, जिससे डार्क केप की सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती। एग्जैक्टली। जूलिया नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रति बहुत सेंसिटिव है। यह कहा जा सकता है कि वह सोमरलैंड में मैग्नेटिक फील्ड्स पर सबसे एडवांस्ड रिसर्च करने वाले लोगों में से एक है। उसकी मदद से मुझे भरोसा है कि डार्क केप को फाल्कोनिया के रेडार से गायब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह डार्क केप बहुत सिक्योर हो जाएगा। अगर आप एक कदम और आगे बढ़ें तो डार्क केप दुनिया की मोस्ट सिक्योर प्लेसेस में से एक बन जाएगा। थैंक यू ओल्ड मास्टर स्टेफनी, ध्रुव ने खुश होकर जवाब दिया। ध्रुव की विश पूरी हो गई। ध्रुव को इस तरह की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक टैलेंट पैसे से नहीं मिल सकती थी। सभी देश और ताकतें उन्हें ट्रेजर की तरह ट्रीट करती हैं। हालांकि ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि जूलिया देश की हाई लेवल टैलेंट होगी, भले ही वह दिखने में इतनी छोटी लगती थी। बाहरी अपीयरेंसेस पर कभी जजमेंट न करें। ध्रुव की नॉलेज के बिना जूलिया भी ध्रुव को देखकर सरप्राइज हो गई। उनके परदादा कौन थे? वह 1 सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे और सोमरलैंड के एक महान व्यक्ति माने जाते थे। उनसे प्रेज सुनना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। जब वे ऐसा करते तो लोग तुरंत ऐसी जगह ढूंढते जहां वे सीक्रेटली इसका मजा ले सकें। लेकिन आज उन्होंने ध्रुव की इतनी तारीफ की कि वे जल्दी रुकने वाले नहीं थे। पिछली बार जब ध्रुव ने उसे बचाया था तो उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वह महसूस कर सकती थी कि ध्रुव ज्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला कि ध्रुव की एज 22 साल भी नहीं है। उस टाइम जूलिया ऑलरेडी काफी शॉक्ड हो चुकी थी, लेकिन आज वह और ज्यादा शॉक्ड थी। हालांकि जूलिया को अपनी पहचान बदलनी होगी और अगर वह डार्क केप में है तो आपको भी वहां होना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी सेफ्टी की गारंटी देनी होगी। अगर आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते तो मैं उसे डार्क केप में नहीं जाने दूंगा। मैं समझता हूं ओल्ड मास्टर स्टेफनी, कृपया निश्चिंत रहें। जब तक मैं जीवित हूं मिस जूलिया सुरक्षित वापस आएंगी, ध्रुव ने अश्योर किया। अगर ऐसा है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। आपकी करंट स्ट्रेंथ के साथ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको हरा सकते हैं और जूलिया को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप इस मैटर को लाइटली नहीं ले सकते। मैं समझता हूं। अगला, मैं तुम्हें सोमरलैंड का एक रहस्य बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे याद रखोगे और फिलहाल इसे किसी से साझा नहीं करोगे, मैसन ने गंभीरता से कहा। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, कृपया आगे कहें।
वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र के लगातार मजबूत होने और फैलने के साथ बड़े हथियार बेकार हो जाएंगे और मार्शल आर्ट्स की महत्वता बढ़ती जाएगी। इसीलिए अब सभी लोग मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह एक देश और सेना के लिए एक रणनीतिक प्रतिभा है। ऐसी प्रतिभा एक बहुत बड़ा खजाना है और हम अभी भी पर्याप्त प्रतिभाओं को विकसित करने से काफी दूर हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इरादों को मजबूत रखोगे, कड़ी मेहनत करते रहोगे और खुद को और अधिक मजबूत बनाते रहोगे ताकि तुम हमसे आगे बढ़ सको और अज्ञात क्षेत्रों के अगले चरण की खोज कर सको। कृपया चिंता मत करें ओल्ड मास्टर स्टेफनी, मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा, ध्रुव ने तुरंत आश्वासन दिया। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेकार कर सकता है, लेकिन यह मानव शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हमारे कई वर्षों के प्रयोगों के बाद हमने आखिरकार यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि लोग अत्यधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थानों में रहते हैं तो उनकी जीवन प्रत्याशा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों की तुलना में काफी अधिक होगी। उनकी जीवन प्रत्याशा में 1/5वें हिस्से तक की वृद्धि हो सकती है। ध्रुव हैरान रह गया। क्या चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्रों में रहने से जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है? यह निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य था और अगर यह खबर फैल गई तो इससे बड़ी सामाजिक अशांति पैदा हो सकती थी। लोग मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्रों में रहने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लंबी उम्र हमेशा से ही इंसानों के लिए एक जटिल समस्या रही है। ज्यादा जीने के लिए कई अमीर लोगों ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए महंगी दवाओं पर भारी रकम खर्च की है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने अब तक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो सफल हुआ हो। यह बहुत चौंकाने वाला था कि चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकता है। यदि दुश्मन को उसकी सही स्थिति का पता चल जाए और वह नुकसान की परवाह किए बिना उस पर मिसाइल दाग दे तो वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मर जाएगा। यही कारण था कि वह कम प्रोफाइल रखते थे। वह ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था। हालांकि आज मेसन ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसे लगा कि उसका समय आ गया है। यदि वह कुछ खर्च और खर्च कर दे तो वह एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। उस समय यदि लंबी दूरी की मिसाइलों का खतरा न होता तो वह निडर होता। यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी। दूसरों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिभा और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके लिए ये चीजें जरूरी नहीं थीं, क्योंकि उसे बस पैसा खर्च करना था। पैसा खर्च करके वह और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ध्रुव के चले जाने के बाद मेसन और जूलिया ही मनोर में बचे थे। जूलिया, मैंने तुम्हारे लिए एक अवसर बनाया है और तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच रहा हूं, मेसन ने कहा। पर दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे। आप अभी भी कुछ और दशक जी सकते हैं, जूलिया ने जल्दी से कहा। मूर्ख लड़की, मैं 120 साल से ज्यादा जी चुका हूं और मैं आम लोगों से बहुत आगे निकल गया हूं। बस मुश्किल समय आ रहा है और मैं तुम सबको और सोमरलैंड को पीछे छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक हूं, मेसन ने थोड़ा उदास होकर कहा। पर दादाजी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। क्या आपके पास अभी भी मिस्टर अबे और मिस्टर डर्क नहीं है? जूलिया ने मेसन को दिलासा दिया। हालांकि वे दोनों काफी मजबूत हैं, लेकिन वे नायकों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अगर हम उसे और 10 साल दें तो डर्क ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं इतने लंबे समय तक नहीं जी सकता। अगर मेरे मरने के बाद अब्राहम और डर्क फाल्कोनिया पर हमला करते हैं तो वे उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ध्रुव वाकई इतना अच्छा है? वह अभी भी बहुत छोटा है। उसने तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, जूलिया ने कुछ संदेह के साथ पूछा। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो ध्रुव सोमरलैंड का अगला कोर होगा। उसकी प्रतिभा भयानक है, इसलिए यह संभव है कि वह इस परेशान दुनिया के लिए पैदा हुआ था। मेसन ने आह भरी। यद्यपि वह ऊपर से शांत था, परंतु अपने दिल की गहराई में वह ध्रुव की प्रतिभा से अत्यंत आश्चर्यचकित था। 22 साल की उम्र में ही उसने ड्रैगन रैंक की ऊंचाई पार कर ली थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी दिमागी शक्ति भी उतनी ही मजबूत थी। यदि मेसन को सही याद है तो डर्क ने 27 वर्ष की आयु में
ड्रैगन रैंक में प्रवेश किया था। जब वह ध्रुव के स्तर पर पहुंचा तो उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी, है ना? ध्रुव ने यह उपलब्धि अपने से 12 वर्ष पहले प्राप्त की। कौन जानता था कि ध्रुव 12 वर्षों में किस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा? शायद वह उसे अज्ञात क्षेत्र में तोड़ने से अधिक होगा। ध्रुव सबसे प्रतिभाशाली युवक था जिसे मैंने कभी देखा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सौभाग्य से ध्रुव का जन्म सोमरलैंड में हुआ था, अन्यथा इस अशांत दुनिया में यह कहना मुश्किल था कि सोमरलैंड उसके जैसे खतरे से खुद को बचा पाएगा या नहीं। आखिरकार सोमरलैंड ने बहुत सारे संसाधनों और भूमि पर कब्जा कर लिया था। यदि उनके सामने सामूहिक विनाश के हथियारों का खतरा न होता, तो यदि वे अपनी जमीन के बड़े टुकड़े न छोड़ते और एक तरफ नहीं टिकते, तो निश्चित रूप से फाल्कोनिया और अन्य प्रमुख ताकतों द्वारा उन पर हमला किया जाता। इस समय कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो नायकों को डरा सके। न तो अब्राहम और न ही डर्क पर्याप्त थे। इसलिए उम्मीद है कि मेरे गुजरने से पहले ध्रुव बड़ा हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि वह मिस्टर डर्क से भी कहीं ज्यादा बुरा है, जूलिया ने अविश्वास में कहा। यह सिर्फ अस्थायी है। आधे साल से भी कम समय में ध्रुव यह कदम उठाएगा और हम में से एक बन जाएगा। ऐसा होने पर यह बताना मुश्किल होगा कि वह डर्क से ज्यादा मजबूत है या कमजोर। जब तक ध्रुव मरने से पहले मेरी जगह ले सकता है, तब तक फाल्कोनिया डरी रहेगी और इतनी आसानी से युद्ध शुरू नहीं करेगी। आखिरकार दूसरी ताकतें भी उन पर नजर रखेगी, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर घातक हथियारों का खतरा नहीं है। पर दादाजी, मैं समझती हूं। ध्रुव होटल लौट आया। मैसन द्वारा बताई गई जानकारी को पचाने के बाद ध्रुव शानदार अंक जमा करने और फिर टॉप पर होने की फीलिंग लेने के लिए एक और कदम उठाने का इंतजार नहीं कर सकता था। ध्रुव अगले दिन राजधानी से रवाना हो गया और सीधे स्प्रिंगफील्ड के लिए उड़ान भरी। उसे जल्द से जल्द पूरी दुनिया में अरेंजमेंट करनी थी। मुझे और पैसा खर्च करने और ज्यादा शानदार अंक कलेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा करने के बाद उसे जूलिया को डार्क केप ले जाना था। उस वक्त उसे जूलिया के साथ रहना था और वह ज्यादा मूव नहीं कर सकता था। मैसन ने मुझे काफी परेशान किया। मैसन ने उसे उसकी कमियों के बारे में बताया। फ्यूचर में जब मैग्नेटिक फील्ड फैलेगा और बड़े हथियार बेअसर हो जाएंगे, तो मेरे लिए सिर्फ अपनी ताकत पर डिपेंड करने का वक्त आ जाएगा। जितना स्ट्रांग बनूंगा, उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंट रहूंगा। स्प्रिंगफील्ड पहुंचने के बाद ध्रुव सीधे ईस्ट लीग कैपिटल्स के ऑफिस बिल्डिंग में गया। अब ईस्ट लीग कैपिटल्स के पास काफी ज्यादा स्टाफ था। पहले जब हम सिर्फ आधी फ्लोर पर थे तो ऑफिस खाली था। अब ये 5 फ्लोर्स पर है और फिर भी एक्सपैंड हो रहा है। ईस्ट लीग कैपिटल्स अब स्प्रिंगफील्ड के इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एक फेमस प्लेयर बन चुका था। सिर्फ 3 महीने में ही इसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और इसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया था। लगभग हर वो शख्स जो थोड़ा भी नॉलेज रखता था, जानता था कि ईस्ट लीग कैपिटल्स का बॉस कोई बहुत ही पावरफुल इंसान था। ईस्ट लीग कैपिटल्स को चैलेंज करने वालों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस बीच स्प्रिंगफील्ड के बड़े फैमिली ग्रुप्स ने भी चुपचाप ये डिसाइड कर लिया कि वे ईस्ट लीग कैपिटल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उसे ग्रो करने देंगे। ये खासकर कैपिटल सिटी में मेरे बड़े हंगामे के बाद हुआ, क्योंकि मैंने क्विन फैमिली के हेयर को मार दिया था और फिर भी मैं सेफ था। इसका मतलब मेरी बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग थी। इसलिए सभी ने सोचा कि अनावश्यक परेशानियों से बचना बेहतर है। जिमरमैन फैमिली के सपोर्ट के साथ कुशल के मामले के बाद ईस्ट लीग कैपिटल्स का ऑपरेशन स्मूथली चल रहा था। दूसरी तरफ क्लिंटन चाहते थे कि मैं जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनूं, क्योंकि ये उनके लिए भी फायदेमंद था। मेरे ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचने के कुछ ही समय बाद क्लिंटन को पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूं। अब मैं ही उनका मेन फोकस था। एससीसी के 2 और बॉसेस, सिल्वा और गोल्डी, से मैं किसी भी तरह कम नहीं था। मैंने आने से पहले तानिया को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मुझे ग्रैंड वेलकम पसंद नहीं था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हाई प्रोफाइल था। दोनों रिसेप्शनिस्ट्स ने भी मुझे पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, उन्होंने मुझे रोक दिया। सर, 1 मिनट रुकिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं?
एक क्यूट फेस और स्वीट वॉइस वाली रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। उसकी आवाज सुनकर मैंने सोचा और फ्रंट डेस्क पर चला गया। मैंने कहा, मैं तानिया को ढूंढ रहा हूं, क्या वह यहां है? सुश्री वार्नर यहां है, लेकिन क्या आपका उनसे कोई अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। नहीं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। तो फिर मुझे सॉरी कहना होगा सर, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो सुश्री वार्नर आपसे नहीं मिलेंगी। क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद वापस आ सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा। तो फिर मैं अभी अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसे कॉल करूंगा। मैंने ऐसा कहने के बाद तानिया को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे क्यूरियसली देखा। वे देखना चाहती थीं कि क्या मैं सचमुच सुश्री वार्नर से संपर्क कर सकता हूं। तानिया स्प्रिंगफील्ड के बिजनेस वर्ल्ड में राइजिंग स्टार थीं। इसके अलावा वह उनकी रोल मॉडल भी थीं। वह मुझ जितनी मिस्ट्रियस नहीं थीं और उनकी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल थी। तानिया एक रूरल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थीं। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कुछ ही सालों में अरबों डॉलर की संपत्ति बना ली। ये कितना इंस्पायरिंग था। कॉल खत्म होने के बाद मैंने तानिया की आवाज सुनी। हेलो मिस्टर ध्रुव, मैंने कहा। तानिया, मैं गेट पर हूं, लेकिन 2 ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट्स ने कहा है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकता। हम? मिस्टर ध्रुव, आप स्प्रिंगफील्ड में हैं? तानिया ने खुश होकर पूछा। हाँ, मैं अभी यहां आया हूं, कृपया वेट करें। यह कहकर तानिया ने फोन काट दिया। ध्रुव ने अपना फोन रख दिया क्योंकि रिसेप्शनिस्ट उसे घूरते रहे। चूंकि ध्रुव ने स्पीकर का यूज नहीं किया था, इसलिए दोनों रिसेप्शनिस्ट केवल उसे ही सुन सकते थे, तानिया को नहीं। इसलिए वे यह तय नहीं कर पाए कि ध्रुव ने सच में सुश्री वार्नर को कॉल किया या नहीं। अगर उसने कॉल लाउड स्पीकर पर लगाई होती तो वे उसे मिस वार्नर को तानिया कहकर बुलाते हुए सुन सकते थे। क्या यह मिस वार्नर का भाई था? ध्रुव ने फोन रख दिया और कहा, सुश्री वार्नर ने मुझे थोड़ी देर वेट करने को कहा है क्योंकि वह जल्दी ही बाहर आ जाएंगी। प्लीज पहले वहां जाकर बैठिए। रिसेप्शनिस्ट ने हॉल में सोफे की ओर इशारा किया। ठीक है, मैं थोड़ी देर यहीं खड़ा रहूंगा। दोनों रिसेप्शनिस्ट को लगा कि ध्रुव झूठा नहीं है, लेकिन 1 मिनट तक वेट करने के बाद भी उन्हें उसे ऊपर जाने देने के लिए कोई कॉल नहीं आया, इसलिए वे थोड़ा अनिश्चित थे। ध्रुव 3 मिनट से भी कम समय तक फ्रंट डेस्क पर खड़ा रहा। उसके बाद तानिया जल्दी से वहां आ गई। सुश्री वार्नर, सुश्री वार्नर। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से तानिया का रिस्पेक्टफुल स्वागत किया। तानिया ने दोनों रिसेप्शनिस्ट की अनदेखी की और ध्रुव से सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर ध्रुव, आप यहां क्यों आए? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं यहां सिर्फ देखने आया हूं, आपके काम का निरीक्षण करने नहीं। आइए पहले ऊपर चलें, तानिया ने कहा। जाने से पहले ध्रुव ने फ्रंट डेस्क पर मौजूद दोनों रिसेप्शनिस्ट से कहा, आप लड़कियां बहुत अच्छी हैं, आप अपने काम में बहुत जिम्मेदार हैं, अपना बेस्ट दें। ईस्ट लीग कैपिटल्स आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। ध्रुव और तानिया एक साथ ऊपर चले गए और दोनों एक दूसरे को बिना किसी खास एक्सप्रेशन के देखते रहे। सुश्री वार्नर ने उसे क्या कहकर बुलाया? एक रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मुझे लगता है कि यह मिस्टर ध्रुव थे, दूसरे रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। तो फिर क्या वह ईस्ट लीग कैपिटल्स के फाउंडर चेयरमैन ध्रुव हैं? यही होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। मैं ईस्ट लीग कैपिटल्स के मिस्ट्री बिग बॉस से मिली। वह बहुत यंग है और साथ ही वह बहुत हैंडसम है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। हाँ, वह हमारा बड़ा बॉस है। दोनों रिसेप्शनिस्ट को अचानक एहसास हुआ और वे बहुत एक्साइटेड हो गईं। ध्रुव पहले से ही ईस्ट लीग कैपिटल्स के सभी एम्प्लॉयज के दिलों में एक मिथक बन चुका था। ईस्ट लीग कैपिटल्स अपनी स्टार्टिंग के कुछ ही महीनों बाद इस लेवल पर पहुंच गया था। यह बेसिकली एक बिजनेस चमत्कार था। कोई नहीं जानता था कि ध्रुव ने यह सब कैसे किया, सिर्फ ध्रुव को पता था। यह सब पैसे खर्च करने के बारे में था। अगर आपके पास मेरे जितना पैसा होता तो आप भी यह कर सकते थे। ईस्ट लीग कैपिटल्स में महाप्रबंधक के ऑफिस के अंदर बातचीत शुरू होने के बाद ध्रुव ने तानिया को अपने आने की वजह बताने में ज्यादा टाइम नहीं लिया। उसने उम्मीद जताई
कि वह कुछ लोगों को विदेश में डेवलपमेंट के लिए प्रेरित कर सकेगी। ईस्ट ली कैपिटल्स ने डोमेस्टिक लेवल पर लगातार प्रोग्रेस की है और अब यह फाइनली ग्लोबल स्टेज पर पहुंच सकता है। तानिया जाना नहीं चाहती थी। यहां वह ठीक थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब उसे विदेश भेजा जाने वाला था। हालांकि उसे थोड़ा दुख हुआ, फिर भी वह ध्रुव के प्रपोजल को मना नहीं कर सकी। यह इसीलिए था क्योंकि वह ध्रुव की और ज्यादा तरीकों से हेल्प करना चाहती थी। ध्रुव को इसकी जरूरत थी, इसलिए अगर वह ऐसा कर सकती थी तो वह उसे मना नहीं करती। मुझे कब जाना चाहिए? तानिया ने 1 मिनट चुप रहने के बाद पूछा। ध्रुव ने जवाब दिया, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। जब तुमने मुझे स्प्रिंगफील्ड आने के लिए कहा था तब भी यही कहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम ही मेरे आसपास एकमात्र इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं और जो ऐसा करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। वह क्या है? मैं 3 दिन में जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम्हें स्प्रिंगफील्ड में मेरे साथ रहना होगा। ध्रुव तानिया को देखकर थोड़ा चौंक गया। तानिया भी उसकी ओर देख रही थी, कोई कमजोरी नहीं दिखा रही थी। क्या आप जैसे बड़े आदमी के पास अब 3 दिन भी नहीं बचे? या फिर आप मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हैं? तानिया ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। तानिया, तुम्हें पता है कि मेरा यह मतलब नहीं था। ध्रुव ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर यह तय है। मैं अगले 3 दिनों में यह बोझ भी उतार दूंगा और आराम करूंगा। ठीक है, मैं कल से आपकी व्यवस्थाएं सुनूंगी। तानिया ध्रुव के रिक्वेस्ट को अस्वीकार नहीं कर सकी। वहीं ध्रुव तानिया के सरल अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। वह अच्छी तरह जानता था कि तानिया के मन में क्या है। बस बात यह थी कि उसने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पहले से ही नताशा थी। उसने कुछ साल पहले अपने कम आत्मसम्मान के कारण नताशा को निराश किया था और अब उसका कम आत्मसम्मान आत्मविश्वास में बदल गया था। इसके अलावा नताशा अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वह फिर से मौका नहीं गंवाना चाहता था। इस बीच सिस्टम मिलने के बाद तानिया वह पहली इंसान थी जिसके साथ उसने बातचीत की। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। ईस्ट ली कैपिटल्स में ध्रुव द्वारा पैसा लगाने के अलावा तानिया ही वह थी जिसने कंपनी का निर्माण किया। अब ध्रुव को यह नहीं पता था कि तानिया के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाले। वह एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकता था। अगले 3 दिनों तक ध्रुव ने तानिया की व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन किया और स्प्रिंगफील्ड के हर कोने में उसके साथ गया। ये शायद तानिया के जीवन के 3 सबसे खुशी के दिन थे। स्प्रिंगफील्ड रूबिक क्लब, यह स्प्रिंगफील्ड के सबसे हाई लेवल क्लब्स में से एक था। इसका फाइनेंसिंग और निर्माण स्प्रिंगफील्ड S.C.C के 3 बड़े ऑफिसर्स द्वारा किया गया था। इस समय रूबिक क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर S.C.C के 3 फाउंडर्स एक साथ बैठे थे। जिमरमैन, तुमने आज हमसे क्यों पूछा? क्या 10 साल की नियुक्ति शुरू होने वाली है? सिल्वा ने पूछा। क्लिंटन ने जवाब दिया, अभी नहीं, लगभग 3 महीने बाकी हैं। इस समय वे शिकायत सुन सकते थे। जिमरमैन, मुझे समझ नहीं आया। तुम और स्टेन इस जनरेशन के 2 टॉप पर्सन्स हो। तुम्हें सिर्फ एक औरत की वजह से अपने दोस्त से इतनी बड़ी लड़ाई क्यों करनी पड़ी? इसमें इतनी खास बात क्या है? लोरेन, क्या मैं उससे भी खराब हूं? सिल्वा अपनी आंखों से मुझे निगलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। बोलने वाली महिला ने लाल ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके फिगर के साथ साथ उसके आकर्षण को भी हाईलाइट कर रही थी, जो मैच्योर महिलाओं के लिए खास था। जब भी वह बाहर जाती थी तो हर किसी का ध्यान उसकी ओर खिंच जाता था। वह स्प्रिंगफील्ड S.C.C के 3 फाउंडर्स में से एक थी, रॉजर्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी मिस गोल्डी रॉजर्स। जिस इंसान ने सबसे पहले क्लिंटन से सवाल किया था, वह क्लिंटन और गोल्डी के अलावा S.C.C के 3 फाउंडर्स में से आखिरी पर्सन था। फेंडर फैमिली से श्री सिल्वा फेंडर। रॉजर्स फैमिली और फेंडर फैमिली दोनों ही स्प्रिंगफील्ड के पुराने रिच और इलीट परिवार थे और उनका फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग था। गोल्डी, मैं तुमसे यह भी पूछना चाहता हूं कि मैं जिमरमैन से कैसे खराब हूं? तुम हमेशा मुझे क्यों नकारती हो?
अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं तो रॉजर्स फैमिली जल्द या बाद में तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तुम्हें अपने बेवकूफ भाई टोनी की भी टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, सिल्वा ने ईर्ष्या से कहा। वह बहुत लंबे समय से गोल्डी को पसंद करता था। वह उसे अपने पास लाने के लिए तड़प रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते। गोल्डी रॉजर्स का आदमी वर्ल्ड का हीरो होना चाहिए। क्या मैं वह आदमी नहीं हूं? तुम? ऐसा लगता है जैसे शराब और औरतों ने तुम्हारा शरीर सुखा दिया है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारी यह चीज काम करती है या नहीं। गोल्डी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। एक मर्द के तौर पर मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी औरत बनोगी। ठीक है, लेकिन जैसा कि कहा गया है, एक असली मर्द औरतों से नहीं लड़ता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चैलेंज देकर तुम बहुत मर्दानगी दिखा रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो जिमरमैन को चैलेंज दो। अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। गोल्डी ने अपने लाल होठों को चाटा और मोहक अंदाज में कहा। आप? इससे पहले कि सिल्वा कुछ कह पाते, क्लिंटन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस, क्या तुम दोनों रुक सकते हो? जब भी तुम एक दूसरे से मिलते हो तो हमेशा ऐसे ही होते हो। मैंने तुम दोनों को आज यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ सीरियस इश्यूज पर डिस्कशन करनी है। ये क्या है? ये क्या है? सिल्वा और गोल्डी ने एक साथ पूछा। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप ध्रुव से मिलना चाहते हैं? वह अभी स्प्रिंगफील्ड में है। मैं सबको एक दूसरे से मिलने का मौका देने के लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगा। आखिरकार हम सभी एसएससीसी से हैं तो एक दूसरे को जानना अच्छा रहेगा, क्लिंटन ने कहा। वह इन तीनों की ताकत को मिलाकर 3 महीने के अंदर 10 साल की अपॉइंटमेंट से निपटना चाहते थे। हालांकि उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि लॉरेन उन्हें स्टेन से कैसे लड़ाएगी। उनकी राय में उनकी कंपटीशन उनके पीछे खड़ी ताकत और उनकी अपनी ताकत की तुलना से ज्यादा कुछ नहीं होगी। अगर वे अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स की तुलना कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वे स्टेन से किसी भी तरह कमतर नहीं थे, लेकिन वह अपने पीछे मौजूद पावर के बारे में श्योर नहीं थे। आखिरकार कैपिटल सिटी एक ऐसा शहर था जो हजारों सालों से एग्जिस्ट करता आया है। लगभग हर डायनेस्टी और एम्पायर की जनरेशन्स यहां एस्टैब्लिश्ड हुई, इसलिए यहां कई ऐसे फैमिलीज थे जिनका हिस्ट्री बहुत रिच था। इसकी तुलना में स्प्रिंगफील्ड बस एक इमर्जिंग सिटी था। इकोनॉमी के मामले में स्प्रिंगफील्ड पहले ही कैपिटल सिटी से आगे निकल चुका था, लेकिन हिस्ट्री और बैकग्राउंड के मामले में यह अभी भी बहुत पीछे था। उन्होंने इस बात की जांच नहीं की थी कि पिछले कुछ सालों में स्टेन ने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया था, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह नंबर उनसे कहीं ज्यादा था। अब उन्हें पूरी ताकत जुटाने की जरूरत थी ताकि वह इससे निपट सकें। कैपिटल सिटी में हुए सारे केओस के बाद क्लिंटन अब ध्रुव को अपने बराबर का व्यक्ति मानने लगे थे। अब क्लिंटन को ध्रुव और सिल्वा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करनी थी, जो पहले कुशल की वजह से हुई थी। हालांकि वे दोनों कभी मिले नहीं थे, लेकिन सिल्वा के नेचर के कारण उसे ध्रुव की याद आती थी। उसने प्रिडिक्ट किया कि अगर कभी मौका मिला तो वह ध्रुव की पीठ में छुरा घोंप देगा। सिल्वा को अगर मौका मिले तो वह शायद क्लिंटन को भी माफ नहीं करेगा। ध्रुव की तो बात ही छोड़िए। सिल्वा जैसे इंसान के लिए इंटरेस्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। वह एक ठंडा और जहरीला स्नेक था और वह कभी भी आकर आपको काट सकता था। इसलिए क्लिंटन को यह डर भी था कि घर के पास ही कोई लड़ाई हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 10 साल की अपॉइंटमेंट शुरू होने से पहले ही वे हार जाएंगे। सौभाग्य से वह अभी तक सिल्वा को कंट्रोल में रखने में कामयाब रहे और दोनों के बीच इंटरेस्ट्स का आदान प्रदान हुआ। क्या ध्रुव स्प्रिंगफील्ड में है? गोल्डी ने पूछा। वह अभी अभी आया है। कोइंसिडेंटली मैं भी उस इंसान को देखना चाहती थी जो कैपिटल सिटी में ऐसा केओस क्रिएट करने की हिम्मत करता है, गोल्डी ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। सिल्वा ने भी कहा, उनसे मिलकर अच्छा लगा। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि ध्रुव में इतनी कैपेसिटी है कि पिछली बार जिमरमैन को उनके लिए खड़े होने के लिए इतना सैक्रिफाइस करना पड़ा। सिल्वा, मैंने ध्रुव को इस बार यहां आने के लिए कहा था ताकि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी क्लियर हो सके। हालांकि पिछली बार ध्रुव थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन असल में कुशल ही शुरू में गलती कर रहे थे। साथ ही मैं ही वह इंसान था जिसने कुशल को हराया था। जिमरमैन,
मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और स्टेन की 10 साल की अपॉइंटमेंट से पहले कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम इंटरफियर नहीं करोगे। ठीक है, चूंकि तुमने यह कह दिया है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं कल ध्रुव से मिलने का टाइम डिसाइड करूंगा और सब लोग यहीं मिलेंगे। क्लिंटन सिल्वा के ऐसा कहने का इंतजार कर रहे थे। एक बार 10 साल की अपॉइंटमेंट खत्म हो जाने के बाद सिल्वा को ध्रुव के साथ मौत तक लड़ने का मौका मिलेगा, और इसका ध्रुव से कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार सब कुछ इंटरेस्ट्स का कॉम्बिनेशन था। गोल्डी, ध्रुव की बैकग्राउंड सिंपल नहीं है और वह एक मिस्टीरियस एंटिटी भी है। मैं पास्ट में उसके बारे में कुछ क्लूज ढूंढ सकता था, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। बेहतर होगा कि तुम उसमें दिलचस्पी न लो, या मुझे डर है कि तुम इस तरह फंस जाओगी कि तुम खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाओगी। क्लिंटन ने गोल्डी की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। खैर जिमरमैन, यह पहली बार है जब तुमने मेरे प्रति इतनी परवाह दिखाई है। मैं बहुत खुश हूं। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे। मुझे सिल्वा में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अगले टारगेट की तलाश कर सकती हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसके चक्कर में मैं फंस जाऊं और जिससे मुक्त न हो सकूं। बेहतर होगा कि तुम कुछ न कहो, लेकिन चूंकि तुमने यह कहा है, इसलिए मैं सच में इसे ट्राई करना चाहती हूं। गोल्डी ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। गोल्डी रोजर्स कौन थी? वह व्यक्ति जिसके प्रति वह अट्रैक्टेड होगी अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। उन्होंने तो यहां तक सोचा कि क्लिंटन और स्टेन इस जनरेशन के 2 टॉप लोग उतने ग्रेट नहीं थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि वे बस ठीक ठाक थे। अगर सच में कोई ऐसा आदमी होता जिसके प्यार में वह पड़ जाती, तो वह बिना किसी हेजिटेशन के उस पर टूट पड़ती। सभी को लगता था कि गोल्डी का टारगेट पूरा रोजर्स परिवार है, लेकिन रोजर्स परिवार उसके लिए कुछ खास नहीं था। ज्यादा से ज्यादा यह बस उसका स्प्रिंग बोर्ड था। उसके गोल्स यहीं नहीं रुकते। क्लिंटन को खुद को थप्पड़ मारने का मन हो रहा था। उसका मुंह इतना बड़ा क्यों था? सच कहें तो नॉर्मल मर्दों के लिए गोल्डी जैसी औरत के अट्रैक्शन को अवॉइड करना मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि वह एरोगेंट था और गोल्डी को हासिल नहीं करना चाहता था, बल्कि गोल्डी तो एक कांटों से घिरी हुई गुलाब थी। एक बार उसने उसे पा लिया तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो छोड़ो, अब उसके पास करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट काम थे। अगर उसने गोल्डी को प्रोवोक किया होता तो लोरेन के आने से पहले ही वह स्टेन से हार गया होता। साथ ही गोल्डी बहुत थॉटलेस थी, तो क्या वह सच में उसे पसंद करती? शायद नहीं। शायद वह सिर्फ लोरेन से थोड़ा जेलस हो रहा था। गोल्डी, अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो मैं ध्रुव को मारने के लिए जिमरमैन के साथ डील तोड़ने को तैयार हूं, सिल्वा ने बीच में कहा। ठीक है सिल्वा, अगर तुम ध्रुव को मार सकते हो तो मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। क्यों नहीं, है ना? गोल्डी ने उसे टीज करते हुए कहा, इस बात की परवाह किए बिना कि वह आग में घी डाल रही थी। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल। मैं कब अपनी बात से पीछे हटी हूं? ठीक है, तुम दोनों बात करना बंद करो। जितना ज्यादा तुम बात करोगे उतना ही ज्यादा रिडिकुलस बनोगे। सिल्वा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ध्रुव की आइडेंटिटी सोमरलैंड की स्पिरिट फाल्कन से जुड़ी है। उसकी असली आइडेंटिटी अब भी अननोन है। टी फैक्शन के 8 ग्रेट फाइटर्स में से एक, जैचरी, इसी वजह से मारा गया था। स्टूपिड मत बनो, क्लिंटन ने दोनों को टोकते हुए कहा। अगर उसने दोनों को अभी नहीं रोका होता तो वे सच में जाकर ध्रुव पर अटैक कर देते। एक को इसे ट्राई करना था और दूसरे में इसे करने की हिम्मत थी। फाल्कन, सोमरलैंड की स्पिरिट? गोल्डी और सिल्वा स्टन्ड रह गए। यह उस बात से कहीं ज्यादा शॉकिंग था जब क्लिंटन ने कहा था कि ध्रुव की बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। सोमरलैंड में कोई भी फैमिली फाल्कन को इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। वे सभी उसे अपने साइड में लाने की कोशिश करते थे। जिमरमैन, क्या तुम्हें यकीन है तुम इस बारे में गलत नहीं बोल सकते? सिल्वा ने पूछा। हां, हर कोई फाल्कन से जुड़ा नहीं हो सकता। और वैसे भी क्या फाल्कन कभी भी फैमिलीज की फाइट्स में इन्वॉल्व होता है? क्या जयचरी की मौत का फाल्कन से कोई कनेक्शन है? गोल्डी ने भी क्यूरियस होकर पूछा। क्लिंटन ने दोनों की तरफ देखा। वह जानता था कि जब तक वह उन्हें सब क्लियर नहीं कर देता वे पीछे नहीं हटेंगे। उसने कैपिटल सिटी में अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए इस बारे में सुना था।
आखिरकार जिमरमैन फैमिली कैपिटल सिटी का एक एलीट फैमिली हुआ करता था। दूसरी साइड ने जब उसे यह बात बताई तो उसने भी उसे यह खबर न फैलाने को कहा। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर वह उन्हें नहीं बताता तो वे सवाल पूछते ही रहते। जय चरी की मर्डर हुई थी। फाल्कन ने कैपिटल सिटी के कैबिनेट मंत्री के जरिए क्विन फैमिली के पुराने मालिक को मैसेज दिया और फिर क्विन फैमिली को वार्निंग दी कि वे कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें, अन्यथा क्विन परिवार को उखाड़ फेंका जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कैपिटल सिटी में प्रथम श्रेणी का परिवार क्विन परिवार कोई एक्शन लेने की हिम्मत क्यों नहीं करता। उन्होंने चुपचाप जय चरी की जगह लेने के लिए एक नाजायज बच्चे को ढूंढ लिया और यहां तक कहा कि जय चरी की सडन इलनेस से डेथ हो गई। यह कैसे पॉसिबल है? फाल्कन ऐसा क्यों करेगा? सिल्वा ने पूछा। गोल्डी ने भी क्लिंटन की ओर देखा। उसकी आंखें डाउट से भरी थीं। फाल्कन और स्पेशल टास्क फोर्स सोमरलैंड में 2 स्पेशल डिपार्टमेंट्स थे जिनमें बहुत ज्यादा ताकत थी। ये डिपार्टमेंट्स आमतौर पर देश में एलीट फैमिलीज के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे। यह एक पब्लिकली नोन फैक्ट था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसका मतलब था कि उनके राइट्स का उल्लंघन हुआ और रिलेटेड फैमिली खत्म हो जाएगा। यह सच में ऐसा ही है। अगर मुझे यह चिंता न होती कि तुम ध्रुव के साथ लड़ाई शुरू कर दोगे तो मैंने ये बात कभी नहीं कही होती। उम्मीद है कि तुम अच्छा बिहेव करोगे। ये कहने के बाद क्लिंटन ने बात बंद कर दी और उठकर चले गए। सिल्वा और गोल्डी ने एक दूसरे को देखा। अगर ध्रुव फाल्कन से जुड़ा हुआ था तो चीजें मुश्किल हो जाती। ऐसा नहीं था कि वे डर गए थे। सोमरलैंड के किस एलीट फैमिली का कोई हिस्ट्री नहीं था, किस परिवार के हाई पोजीशन पर कनेक्शन नहीं थे। बस इतना था कि ध्रुव के खिलाफ एक्शन लेना थोड़ा ट्रिकी था। गोल्डी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे ध्रुव से कोई शिकायत नहीं थी। वह बस क्यूरियस थी और चाहती थी कि सिल्वा को पता चले कि ध्रुव कौन है। आखिरकार इस बार ध्रुव ने जो किया वह सच में काफी हाई प्रोफाइल था और वह काफी मिस्टीरियस भी था। हर कोई उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता था। दूसरी तरफ सिल्वा का ध्रुव से कॉन्फ्लिक्ट था। कौन नहीं जानता था कि कुशल उसका आदमी था। फिर भी ध्रुव की वजह से पूरा डेनियल परिवार खत्म हो गया। हालांकि क्लिंटन ने उन्हें कॉम्पेंसेशन देने के लिए काफी फायदे दिए, लेकिन ध्रुव ने बदले में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। स्प्रिंगफील्ड में बहुत से लोग इस मामले को लेकर उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। वे कहते थे कि सिल्वा एक अनरिलायबल आदमी है। उसके आदमी को खत्म कर दिया गया और उसने कुछ नहीं किया, जिससे उसकी रेपुटेशन को सीरियस डैमेज हुआ। वह अभी क्लिंटन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपना नाम सही साबित करने के लिए पहले ध्रुव को गिराने वाला था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उसे किसी दूसरी प्लान के बारे में सोचना होगा। ठीक है, मैं भी जा रही हूं। सिल्वा, अभी तुम जिस तरह दिख रहे हो उससे लगता है कि तुम पहले से ही डर गए हो, तो शायद मुझे खुद ही ध्रुव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब गोल्डी जाने लगी तो उसने सिल्वा को ट्रिगर करना नहीं भूला। सिल्वा अपने आप ही सोचता रहा। वह कोई स्टूपिड आदमी नहीं था और गोल्डी की प्रोवोकिंग बातों की वजह से ध्रुव के साथ जल्दबाजी में डील नहीं करेगा। उसे अभी भी इस बारे में केयरफुली सोचना था, नहीं तो वह मुसीबत में पड़ सकता था। ध्रुव तानिया के साथ स्प्रिंगफील्ड के दौरे पर थे जब क्लिंटन ने उन्हें अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। ध्रुव को क्लिंटन के बारे में अच्छी इंप्रेशन थी। वह जानते थे कि वे केवल इंटरेस्ट्स का एक्सचेंज कर रहे थे, क्योंकि पहले क्लिंटन ने उनकी मदद की थी, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। संयोग से तानिया इस वक्त अपने लोगों को अब्रॉड डेवलपमेंट के लिए ले जा रही थी। ध्रुव को लगा कि तानिया के रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया है। इन 3 दिनों के दौरान वह काफी रिलैक्स्ड थे और दोनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया। इस तरह कभी कभी ब्रेक लेना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था कि तानिया अब एक मुस्कुराती हुई बिजनेस वुमन से बदलकर एक लाइवली और हैप्पी लड़की बन गई थी। अगले दिन तानिया अपनी चुनी हुई एक एक्सेलेंट टीम के साथ सोमरलैंड से रवाना होने के लिए तैयार थीं। ध्रुव ने उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ा। तानिया, सेफ जर्नी। एक बार जब तुम लेआउट बना लो और सही रास्ते पर आ जाओ तो तुम वापस आ सकती हो। मैं तुम्हारे विजयी होकर वापस आने का वेट करूंगा और तुम्हारे लिए एक वेलकम डिनर ऑर्गेनाइज करूंगा, ध्रुव ने कहा। समझ गई मिस्टर ध्रुव।
लेकिन मुझे वेलकम डिनर की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस 3 दिन और मेरे साथ रहना है, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, फिर भी उसकी आंखों में नमी थी। ध्रुव अचंभित रह गया और उसने तानिया को खाली नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैं 5 दिन तक तुम्हारे साथ चलूंगा। आपने वादा किया था। तानिया बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चूंकि ध्रुव ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद वह कब वापस आएगी। इसके अलावा ये 3 दिन उसके लाइफ के 20 से अधिक सालों में सबसे खुशी के दिन थे। वह उस इंसान के साथ थी जिसे वह पसंद करती थी। वे पूरे स्प्रिंगफील्ड में घूम चुके थे। वे जहां भी जाना चाहती थीं वहां जाते थे और जो भी करना चाहती थी वह करते थे। ध्रुव ने भी उसकी हर बात मान ली थी। वे एक कपल की तरह थे, साथ में खाते पीते, फिल्में देखते, शॉपिंग करते और नाइट मार्केट में घूमते। भविष्य में और ज्यादा खुशहाल 5 दिन बिताने के लिए उसे मेहनत करनी थी और जल्दी वापस आने की कोशिश करनी थी। जब वे आखिरकार अलग हुए, तब तक बाकी सब लोग गलियारे में प्रवेश कर चुके थे। अब सिर्फ तानिया और ध्रुव बचे थे। चलो तानिया, बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, ध्रुव ने तानिया से कहा जब वह बाकी सबको जाते हुए देख रहा था। तानिया ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने दोनों हाथ फैलाकर ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव कुछ कदम आगे बढ़ा और तानिया को गले लगाने से पहले थोड़ा झिझका। दोनों ने लगभग 10 सेकंड तक एक दूसरे को गले लगाया। तानिया ने ध्रुव के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ध्रुव, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें हमारे साथ प्राइवेट पूल में स्विमिंग के लिए ले जाऊंगी। ये कहने के बाद उसने ध्रुव को हल्का सा धक्का देकर दूर किया, लेकिन इस प्रोसेस में तानिया ने हल्के से अपने होठों को ध्रुव के होठों पर दबा दिया। फिर उससे अलग हो गई और जाने के लिए मुड़ गई। फिर तानिया बोर्डिंग गेट में प्रवेश कर गई। ध्रुव अभी भी वहीं खड़ा था, खाली भाव से। फिर उसने अपने होठों को छुआ। क्या तानिया ने उसे चुपके से किस किया था? वह बहुत बोल्ड थी। इसके अलावा उसने देखा कि तानिया ने पलटते वक्त अपने आंसू गिराए। ध्रुव की राय में तानिया विदेश जाने के लिए सबसे सही कैंडिडेट थी। ऐसा नहीं था कि बाकी लोग सूटेबल नहीं थे, लेकिन तानिया जैसा इंपैक्ट कोई और नहीं डाल सकता था। वैसे भी वह सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कौन नहीं जानता कि पैसे कैसे खर्च करें। बात बस इतनी थी कि वह ईस्ट लीग कैपिटल्स को इस लेवल तक डेवलप करना चाहता था कि वह ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। अगर कोई और होता तो इसमें ज्यादा टाइम लग सकता था। इसके अलावा अगर वह दूसरों को जाने को कहता तो वे तानिया की तरह पैसे खर्च करने में डेयरिंग नहीं दिखाते, इसलिए प्रोग्रेस बहुत स्लो होती। दुर्भाग्य से चीजें यहां तक पहुंच चुकी थीं और उसे सच में कोई क्लू नहीं था कि तानिया के साथ अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करे। यह औरत पूरे समय उसकी मदद करती रही थी। ईस्ट लीग कैपिटल्स की शुरुआत से लेकर अब तक तानिया ने हर चीज संभाली थी। ध्रुव को बस इसमें इन्वेस्टमेंट करना था। इस बार 3 दिन उसके साथ बिताने का रिक्वेस्ट करने के अलावा उसने कभी और कोई डिमांड नहीं की। इसके अलावा यह भी कोई डिमांड नहीं लग रहा था। शुरुआत में ध्रुव को लगा कि तानिया एक ऐसी औरत है जो सिर्फ पैसे को वर्शिप करती है और इसी वजह से वह उसके करीब आई। उस वक्त जब उसे सिस्टम मिला था वह काफी इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहा था। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया था। जब उसका परिवार आया तो ध्रुव को समझ में आया कि तानिया पैसे की पूजा बिल्कुल नहीं करती। अगर ऐसा होता तो वह इतने सालों से अपने घर पर कमाए गए सारे पैसे वापस नहीं भेजती। इसी वजह से उसे कभी भी भरपेट खाना नहीं मिलता या अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते। बचपन में वह गरीब थी और उसे इससे डर लगता था। इसलिए उसे लगता था कि पैसा ही उसे सुरक्षा दे सकता है। साथ ही वह अपने परिवार के लोगों को पैसे देने से मना नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि वह पैसों की जरूरत महसूस करती थी और दूसरों को लगता था कि वह पैसे की पूजा करती है। लेकिन यह महिला वैसी नहीं थी जैसी बाकी धन पूजक महिलाएं होती हैं। वे सिर्फ अपने और पैसों के बारे में सोचती थीं और कभी भी किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करती थीं। इस बीच तानिया ने क्लियरली रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था।
यही वजह थी कि ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब ध्रुव पैसों से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाता था तो वह खुद को खोया हुआ फील करने लगता था। आह! इसके बाद ध्रुव ने गहरी सांस भरी और मुड़कर चला गया। ध्रुव एयरपोर्ट से वापस आने के बाद सीधे रूबिक्स क्लब चले गए। क्लिंटन ने आधे घंटे पहले उन्हें कॉल करके बताया था कि वे रूबिक्स क्लब में हैं। हालांकि उस टाइम उन्होंने तानिया और बाकी लोगों को अभी अभी एयरपोर्ट भेजा था। तानिया के प्लेन में चढ़ने से पहले वह जल्दी नहीं निकलते। रूबिक्स क्लब पहुंचने और अपना पर्पस बताने के बाद एक अटेंडेंट उन्हें ऊपर की मंजिल पर ले गया। रूबिक्स क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के बाद अटेंडेंट ध्रुव को क्लिंटन के प्राइवेट रूम में ले गई और चली गई। यह ऐसी जगह थी जहां वह एंटर नहीं कर सकती थी। ध्रुव ने दरवाजा नॉक नहीं किया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। इस दौरान अपनी स्ट्रेंथ में तेजी से इंप्रूवमेंट के साथ ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी ताकत से होने वाले चेंजेस के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया था। हालांकि वह अपनी साधारण बैकग्राउंड के कारण समरलैंड की पावर स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ लूकास और लीमन भी उसके मुकाबले के नहीं थे। इसके अलावा उसे ओल्ड मास्टर स्टेफनी ने पर्सनली बुलाया भी था। ध्रुव ज्यादा उम्र दराज नहीं था, लेकिन कहा जा सकता है कि उसकी पोजीशन क्लिंटन और स्टेन जैसे यंग जनरेशन के लोगों से काफी बेहतर थी। अगर ये बात करें कि यंग जनरेशन में कौन नंबर 1 है, तो अगर ध्रुव कोई कदम उठाए तो क्लिंटन और स्टेन को पीछे हटना पड़ेगा। यंग जनरेशन में बेस्ट होने के अलावा ध्रुव समरलैंड की पुरानी पीढ़ी में भी बेस्ट में से एक था। दरवाजा खोलने पर ध्रुव ने देखा कि 3 यंग लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक क्लिंटन था। जब क्लिंटन ने ध्रुव को देखा तो वह खड़े हो गए और बोले, ध्रुव, आप यहां हैं, प्लीज जहां चाहें बैठ जाइए। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं। ये दोनों एससीसी के फाउंडर्स हैं। ये सिल्वा है और ये गोल्डी है। सिल्वा ने ध्रुव की तरफ देखा। उसकी आंखें जहरीले सांप जैसी सिकुड़ गईं। उसने कुछ समझा नहीं और न ही कुछ कहा। जब गोल्डी ने ध्रुव की ओर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना साधारण नाम रखने वाला कोई इंसान इतना हैंडसम और काम दिखेगा। कम से कम अपीयरेंस के हिसाब से ध्रुव ने सिल्वा को मात दे दी थी। वह आदमी जो शराब और औरतों के कारण बर्बाद हो चुका था। अगर क्लिंटन की तुलना की जाए तो ध्रुव उनसे भी बेटर लग रहा था। हेलो, मैं गोल्डिक रोजर्स हूं, गोल्डी ने वार्मली खड़े होकर कहा और हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं ध्रुव हूं। ध्रुव ने भी गोल्डी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चूंकि वह खूबसूरत महिला इतनी जेनरस थी, इसलिए वह ऑकवर्ड नहीं बन सकता था। जब वह बैठा, ध्रुव ने सिल्वा की ओर देखा। जब ध्रुव कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर से 3 अलग अलग वाइब्स फील की। क्लिंटन स्ट्रॉन्ग और रफ था, गोल्डी चार्मिंग थी, वहीं सिल्वा खतरनाक और ठंडा। 3 ड्रैगन रैंक मास्टर्स से 3 अलग अलग वाइब्स। ध्रुव भी थोड़ा शॉक्ड था। ड्रैगन रैंक मास्टर्स हर जगह अचानक कब से दिखने लगे। फाल्कन की टीम वल्चर में सिर्फ 10 ड्रैगन रैंक मास्टर्स थे और वह हाल ही में उस टीम में शामिल हुआ था। अभी यहां 3 थे। हालांकि उन्होंने ये बात रिवील नहीं की क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ टॉप टाइगर रैंकर्स की स्ट्रेंथ दिखाई थी। क्लिंटन ने किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत दिखाई थी जो ड्रैगन रैंक के हाफ वे पर था। अगर ध्रुव की मानसिक ताकत इतनी स्ट्रांग न होती तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में काफी हिडन टैलेंट्स मौजूद हैं। जिन 3 लोगों से वह संयोगवश मिला वे सभी ड्रैगन रैंक मास्टर्स थे। उनकी एज भी ज्यादा नहीं लग रही थी। वे 30 के आसपास दिख रहे थे। ध्रुव को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ कितने छुपे हुए मास्टर्स मौजूद हैं, इसलिए अब भी वह बिल्कुल ढिलाई नहीं कर सकता था। थोड़ा और रिलैक्स्ड फील करने से पहले उसे अपने शरीर को और इंप्रूव करना होगा और अगले डिमेंशन में एंटर करना होगा। इन 3 लोगों की तुलना में टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स जैसे जैकरी और हैंक कुछ भी नहीं थे। वे टाइगर रैंक में भी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो टी मैन स्टेन क्लिंटन के साथ कंपीट कर सकता था, कम से कम ड्रैगन रैंक पर तो हो सकता था, अन्यथा वह क्वालिफाइड नहीं होता।
और क्लिंटन को इस तरह की कंपटीशन में शामिल होने की परमिशन नहीं देता। जैकरी और हैंक 8 महान फाइटर्स में से एक हो सकते हैं, जब वे टाइगर रैंक में भी नहीं थे। इसलिए बाकी 6 महान फाइटर्स शायद उनसे ज्यादा बेहतर नहीं थे। एक ड्रैगन रैंकर ऐसे लोगों के ग्रुप के साथ टी गुड क्यों बनाएगा जो टाइगर रैंक तक भी नहीं पहुंचे हैं? क्या यह ऐसा नहीं था जैसे कोई अडल्ट कुछ बच्चों को कीचड़ में खेलने के लिए ले आया हो? इसके अलावा अगर टी गुड के पास सिर्फ स्टेन ही अकेला ड्रैगन रैंकर था, तो वे एससीसी के 3 ड्रैगन रैंकर्स के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? या फिर टी गुड भी अपनी टैलेंट छुपा रहा था? ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हमेशा छिपे क्यों रहते थे। क्या उनके कोई एनिमीज थे जिन्हें वे सरप्राइज करना चाहते थे? ध्रुव, आपने इस बार कैपिटल सिटी में टी गुड को जोरदार झटका दिया और आखिरकार एससीसी का बदला ले लिया। इन सालों में टी गुड ने हमें काफी दबाया है, क्लिंटन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत मजेदार हैं क्लिंटन, मैंने कुछ नहीं किया। ध्रुव, क्या जयकरी को मारने के बाद क्विन परिवार ने तुम्हें परेशान नहीं किया? गोल्डी ने सीधा सवाल किया। कोई जानकारी नहीं, जयकरी ने मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया था, इसीलिए मैंने उसे पहले मार दिया। मुझे लगता है कि उसके फैमिली में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी कर सके। आखिरकार जयकरी ने ही पहला कदम उठाया था। एक हत्यारा भी किसी दिन किसी और के द्वारा मारा जाएगा, ध्रुव ने काल्म होकर कहा। गोल्डी स्पष्ट रूप से ध्रुव के जवाब से सैटिस्फाइड नहीं था। वह इस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाली थी, लेकिन क्लिंटन उससे एक कदम आगे थे। ध्रुव ने जैकरी को मारकर टी गुड की पावर को कमजोर कर दिया और वह एससीसी के लिए एक महान नायक है। ध्रुव थोड़े स्टन्ड रह गए। इन तीनों के लिए जैकरी जैसा व्यक्ति, जो अभी तक टाइगर रैंक तक भी नहीं पहुंचा था, एक मच्छर के बराबर था। अब क्लिंटन जैकरी की हत्या के लिए ध्रुव को धन्यवाद देना चाहते थे और एससीसी में उनके कंट्रीब्यूशन की तारीफ कर रहे थे। ध्रुव क्लिंटन के इस अद्भुत एक्टिंग के लिए उनकी सिर्फ तारीफ ही कर सकते थे। क्लिंटन, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। ध्रुव के लिए वापस आने का मौका मिलना रेयर था और बहाने बनाना बेकार था। अगर उनके पास इन लोगों के साथ गॉसिप करने का समय होता, तो वह घर जाकर ये सोचते कि कैसे ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं और ज्यादा शानदार रिजल्ट्स अचीव किए जाएं। अब उनके लिए अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, मैं इस मैटर का अब और जिक्र नहीं करूंगा। मैंने आपको आज यहां बुलाया ताकि एससीसी के 2 फाउंडर्स से मिलवाया जा सके। साथ ही मैं आपके और सिल्वा के बीच की गलतफहमी को भी क्लियर करना चाहता हूं। हमें क्या गलतफहमी है? ध्रुव ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि सिल्वा नाम के इस व्यक्ति से उनकी पहली मुलाकात थी। जिस पल वह कमरे में दाखिल हुआ था, सिल्वा ने उसे बेहद गुस्से भरी नजरों से देखा था। पहले तो ध्रुव थोड़ा क्यूरियस हुआ। क्लिंटन ने कहा, पिछली बार जब आप यहां आए थे तो आपने कुशल बंधुओं को हराया था जो सिल्वा के अधीन थे। अच्छा, ऐसा है। ध्रुव को अचानक सब समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, सिल्वा उसे जानलेवा इरादे से देख रहा था। ध्रुव को लगा कि सिल्वा उससे जेलस हो रहा है क्योंकि ध्रुव उससे ज्यादा हैंडसम था। हालांकि क्या वह सिर्फ इसलिए किसी की हत्या करेगा क्योंकि कोई और उससे ज्यादा अट्रैक्टिव था? यह बात समझ में नहीं आई। अफसोस, यही कारण था। कुशल भाई जैसे लोग ऐसी हरकतें करके पूरी तरह शर्मनाक थे। अगर सिल्वा उन्हें अपने अंडर रख सकता था, तो इसका मतलब था कि वह भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। ध्रुव सिल्वा के मुंह से निकल रही खतरनाक और ठंडी वाइब्स से यह भांप सकता था। ध्रुव ऐसे व्यक्ति के साथ पोलाइट होने का नाटक नहीं करना चाहता था और वह सिल्वा के साथ मेल जोल भी नहीं बढ़ाना चाहता था। अगर सिल्वा ने कभी ध्रुव को प्रोवोक करने की हिम्मत की, तो ध्रुव उसे तुरंत खत्म कर देगा। उसने जस्टिन से, जो नंबर 1 टॉप ड्रैगन रैंकर था, छुटकारा पा लिया था। तो ड्रैगन रैंक के शुरुआती लेवल का व्यक्ति उसकी क्या चुनौती कर सकता था? इस प्रकार ध्रुव ने सीधे कहा, गलत फहमी की कोई बात नहीं है ना? मैं डैनियल भाइयों जैसे जघन्य लोगों को न मारकर बहुत दयालु हूं। इस सिल्वा व्यक्ति को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्षमाशील हूं और मैं इस बारे में बाल बांट नहीं करूंगा। ध्रुव के बोलते ही कमरे में बैठे 3 लोग दंग रह गए। यहां तक कि क्लिंटन को भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऐसा कहेंगे।
यह साफ था कि ध्रुव ऐसा करके सिल्वा को नाराज करना चाहता था। सिल्वा ने सांप जैसी आंखों से ध्रुव को देखा। जो कोई भी उसे जानता था वह बता सकता था कि वह गुस्से में था। जिमरमैन, ऐसा नहीं है कि मैं आपका अनादर कर रहा हूं, लेकिन आपने खुद सुना है कि वह कितना बेपरवाह है और वह मेरा कितना अनादर कर रहा है। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगना चाहते थे? ध्रुव ने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। माफी मांगता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? ध्रुव, यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने जयकरी को मार डाला और क्विन परिवार तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सका। मैं तुम्हें बता दूं, क्विन परिवार अभी भी सोमरलैंड के कुलीन वर्ग से मीलों दूर है। सिल्वा ने तिरस्कार से कहा। क्या आप कह रहे हैं कि आपका परिवार बहुत शक्तिशाली है? आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। जिमरमैन, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। चिंता मत करो, मैं वही करूंगा जो मैंने वादा किया था, लेकिन नियुक्ति के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अब और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिल्वा ने खड़े होकर कहा और फिर चला गया। सिल्वा आज क्लिंटन के रहते ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर क्लिंटन नहीं होते तो वह ध्रुव को सबक सिखाने की कोशिश जरूर करता। ध्रुव ने अब तक सिर्फ एक मिड टाइगर रैंकर की ताकत दिखाई थी, हालांकि वह जवान था और क्लिंटन ऑफ बाकी लोगों से लगभग 10 साल छोटा था। इस उम्र में मिड टाइगर रैंकर बनना उसकी प्रतिभा को दर्शाता था। वह ऐसे ही जा रहा है, कितना बोरिंग है। ध्रुव को लगा कि सिल्वा उसके साथ कुछ करेगा। इन कुलीन अमीर बच्चों और जयकरी जैसे लोगों के बीच अभी भी फर्क था। कम से कम वे जयकरी की तुलना में ज्यादा प्लानिंग और समझदारी से काम करते थे। सिल्वा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि क्लिंटन की उपस्थिति ही उसे फिलहाल भागने का मौका दे रही थी। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की होती तो ध्रुव उसे मार नहीं पाता, लेकिन उसे अपंग जरूर कर देता। ध्रुव, कृपया मुझे भी कुछ सम्मान दें और सिल्वा के साथ अभी विवाद में न पड़ें, क्लिंटन ने कहा। दोनों को यहां बुलाने का मकसद था उनकी गलतफहमी दूर करना, ताकि उनके बीच झगड़ा न हो। अगर वे लड़ते तो कोई भी जीते या हारे, इसका नुकसान उनके पक्ष की ताकत को होता। अप्रत्याशित रूप से दोनों के बीच संबंध खराब हो गए। इस मामले में क्लिंटन ने सोचा कि जब तक अगले 3 महीनों में कुछ खास नहीं होता तब तक सब ठीक रहेगा। क्लिंटन, चिंता मत करो, मैं तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक कोई मुझे अपमानित न करे। जब तक वे मुझे पहले उकसाते नहीं, मैं खुद पहल नहीं करूंगा, ध्रुव ने आश्वासन दिया। यह बहुत बढ़िया है। अगर आपको स्प्रिंगफील्ड में मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। स्प्रिंगफील्ड में अभी भी मेरा बहुत सम्मान है। इसके बाद ध्रुव और क्लिंटन ने कुछ अप्रासंगिक विषयों पर बातचीत की। इस बीच गोल्डी ने ध्रुव में बहुत दिलचस्पी दिखाई। औरतें ऐसी ही होती हैं, वे बहुत क्यूरियस होती हैं और कोई चीज जितनी रहस्यमय होती वे उतना ही उसके बारे में जानना चाहती थीं। अगर वह ध्रुव को आसानी से समझ पाती तो शायद उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती, लेकिन फिलहाल उन्हें ध्रुव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। वह जितना रहस्यमय था उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने परोक्ष रूप से ध्रुव की बैकग्राउंड और पहचान के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव के जवाब हमेशा गोलमोल और अस्पष्ट थे। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद भी वह उससे कुछ भी पता नहीं कर पाई। रूबिक्स क्लब छोड़ने के बाद ध्रुव की शुरुआती योजना साउथ रिवर प्रांत में आंटी सैली और आंटी डायना से मिलने की थी। उसके बाद वह पुनर्मिलन में शामिल होने जाएगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।